ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम लोग ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ाऊं, ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ाने से पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको पहले रिवाइज कराने होंगे। और वंस वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ दोस टॉपिक्स, रिवीजन को लो, रिकॉलिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, वंस वी आर डन विद दैट, हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट को जिस टॉपिक को जो ब्रेक इवन हम करेंगे आज, उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब भी मैं कभी बच्चों से पूछता हूं कि यार फिक्स कॉस्ट क्या है, तो मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमेशा याद रखो, अगर आप एग्जामिनर को यह जवाब देते हो कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज या फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड, तो आपका आंसर गलत है। अब गलत क्यों है उसकी भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। लेट्स से अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, फॉर एग्जाम्पल रेंट। अब मैं आपकी ही एग्जाम्पल से आपके इस डेफिनेशन को चैलेंज करता हूं। तो आप कह रहे हो भाई रेंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक पेंसिल की फैक्ट्री खोली है, मैंने पेंसिल की फैक्ट्री खोली है और इस फैक्ट्री का रेंट जो है वो है 10,000 रुपए। ठीक है, सो मैंने एक पेंसिल की फैक्ट्री खोली है और मैंने ये जो पेंसिल की फैक्ट्री खोली है, इस पेंसिल की फैक्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है वो है रेंट, और रेंट है 10,000 रुपए। अब अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन आप ये कह रहे हो कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। अच्छा जी, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरी ये पेंसिल की फैक्ट्री है और उसका 10,000 रुपए रेंट है, क्या ये रेंट सारी जिंदगी 10,000 रहेगा? मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगले 10 साल तक क्या ये रेंट 10,000 का 10,000 ही रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। रेंट विल चेंज ओवर टाइम। अगर आज 10,000 है तो प्रोबेबली अगले साल या 1-2 साल बाद तो 10 की जगह 12 होगा, 15 होगा। अगले 10-20 साल में रेंट जो है वो 10,000 से बढ़कर 20, 25, 30,000 तक जाएगा। डिपेंड करता है क्या वो है, इन्फ्लेशन रेट और रेंट चेंजिंग रेट। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि भाई रेंट तो चेंज होगा। लेकिन एग्जामिनर ने जब आपसे पूछा कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो आपने क्या जवाब दिया? फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। इसका मतलब आपकी डेफिनेशन गलत थी। यह है आधी डेफिनेशन। पूरी डेफिनेशन ये है कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये पूरी डेफिनेशन है फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक एक यूनिट के साथ चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक एक यूनिट के साथ चेंज नहीं होती। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट 10,000 रुपए है, उसमें अगर संडे का दिन है, ठीक है, और एक भी पेंसिल नहीं बन रही, तो रेंट 10,000 का 10,000 ही है। किसी दिन अगर मुझे बड़ा ऑर्डर आ गया, मैं 50 लाख पेंसिल बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो रेंट 10,000 का 10,000 ही है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक एक यूनिट के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आई हैव वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं जब बच्चों से पूछता हूं वेरिएबल कॉस्ट क्या, तो बच्चे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, दैट वेरीज, इट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस, ब्ला 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 ब्ला। गलत। ये डेफिनेशन भी गलत है। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, whereas variable cost is a cost that changes with each unit produced। यानी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि एक एक यूनिट के साथ चेंज होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक एक यूनिट के साथ चेंज होगी। अगर आपने एक यूनिट भी ज्यादा बना लिया तो कॉस्ट ज्यादा, अगर आपने एक यूनिट भी कम बनाया कॉस्ट कम। अगर आपने 100 यूनिट बनाए तो कॉस्ट अलग, आपने 0 यूनिट बनाए तो कॉस्ट अलग, आपने 99 यूनिट बनाए तो कॉस्ट अलग, आपने 101 यूनिट बनाए तो कॉस्ट अलग। यानी एक एक यूनिट के साथ कॉस्ट चेंज हो रही है। सो वो कॉस्ट जो एक एक यूनिट के साथ चेंज होती है, दैट कॉस्ट इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। अब लेट से मैं आपसे कहता हूं ये जो मैंने पेंसिल बनाई है, इस पेंसिल को बनाने के अंदर लेट से फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, विच इज इंक एंड प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो अगर मैंने एक यूनिट पेंसिल बनाई तो 5 रुपए की कॉस्ट है।
दो पेंसिल बनाई 10 रुपए, 10 पेंसिल बनाई 50 रुपए, 20 पेंसिल बनाई 100 रुपए। सो वॉट यू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हर यूनिट के साथ चेंज हो रही है। सो इवन इफ यू हैव मेड वन एक्स्ट्रा यूनिट, द कॉस्ट विल बी फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट. If you have made one less unit, the cost will be for one less unit. It changes with each unit, whereas fixed cost does not change with each unit. ठीक है, सो ये है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों के पास दो कॉन्सेप्ट और हैं इस कॉन्सेप्ट के इस कॉस्टिंग के टॉपिक में. एक है हमारे पास एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और एक है हम लोगों के पास टोटल कॉस्ट. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया. जब भी कभी आप क्वेश्चन देखोगे, हमेशा याद रखना, जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट का डेटा गिवन होगा, हमेशा पर यूनिट के हिसाब से गिवन होता है. वो जब हम ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आगे लेके जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये पर यूनिट में कैसे गिवन होता है. खैर, अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि भाई ये एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या है. याद रखो, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे यूनिट बनाने की कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे यूनिट बनाने की कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट. अब आपके सामने स्क्रीन पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट का क्या है. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट. कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मेरा पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है. लेट्स से मैंने टोटल 80 रुपीज खर्च किए हैं. इन टोटल कितने पैसे खर्च किए? 80 रुपीज खर्च किए सारी कॉस्टिंग को मिला के. और मैंने 10 पेंसिल्स बनाई है. कितनी पेंसिल्स बनाई है? 10. तो 80 डिवाइड बाय 10, मेरा आंसर क्या आया? 8. यानी हर पेंसिल बनाने की कॉस्ट इज 8 रुपए. हर पेंसिल बनाने की कॉस्ट इज 8 रुपए. वेर एज टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट का मतलब आप फॉर्मूला सामने देख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. जितनी भी पेंसिल्स बनाई है, सारी पेंसिल्स को बनाने की टोटल जो पैसे मेरी जेब से गए. टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो टोटल पैसे कंपनी की जेब से गए हैं, वो टोटल कॉस्ट. अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, कंपनी दो तरीके से स्पेंड करती है. कंपनी का पैसा या तो फिक्स कॉस्ट में जा रहा होता है, रेंट में, सैलरीज में, डेप्रिसिएशन में, या बिजनेस का पैसा जा रहा होता है वेरिएबल कॉस्ट में, वेजेस के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर. तो कंपनी का पैसा दो जगहों पे जा रहा होता है, फिक्स कॉस्ट में जा रहा होता है और वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा होता है. तो जितनी जगहों पे पैसा जा रहा है, जब सारे जो पैसा कंपनी की जेब से गया, सारे पैसे को टोटल कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट का मतलब है वो टोटल पैसे जो कंपनी ने खर्च किए सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. आई रिपीट, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे पैसे जो कंपनी ने खर्च किए सारे गुड्स बनाने के लिए. तो अगर मैं आपको अपनी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री की एग्जांपल दे रहा हूं, तो पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में कंपनी ने जितने पैसे खर्च किए, रेंट में, वेजेस में, सैलरीज में, मटेरियल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, सारे जो पैसे खर्च किए, उन सारे पैसों को टोटल कर लो तो जो आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट है. जो आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट है. यानी सारी पेंसिल्स को बनाने के लिए जो टोटल पैसे लगे, टोटल कॉस्ट. अब अगर देखना हो कि भाई एक पेंसिल को बनाने के कितने पैसे लगे, तो जो टोटल पैसे खर्च किए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पेंसिल्स बनाई. तो मैंने खर्च कितने किए थे सारी पेंसिल्स को बनाने के लिए? 80 रुपीज. और टोटल पेंसिल्स कितनी बनाई? 10. तो एक पेंसिल बनाने की कॉस्ट क्या है? 8. तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट. वेराज टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट. ये है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. अच्छा, मूविंग ऑन. जो अगला कॉन्सेप्ट अब हमारे पास है, दैट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू. दैट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने टोटल कितना पैसा जनरेट किया. आई रिपीट, रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी ने टोटल कितना पैसा जनरेट किया. अच्छा, तो अगर मेरी ये पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है और मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया,
तो क्या होगा फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो अगर मुझे अपनी पेंसिल बेचने की फैक्ट्री का रेवेन्यू निकालना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक पेंसिल कितने की बेच रहा हूं? 10 रुपए की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितनी पेंसिल बेची? 10, तो 100 रुपए मेरा आंसर है। किसी भी बिजनेस को अगर अपना रेवेन्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कितनी क्वांटिटी बेची मल्टीप्लाइड बाय कितने की बेची। तो अगर मेरा पेंसिल बेचने का बिजनेस है, पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी इस पेंसिल बेचने की फैक्ट्री ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, सो द फॉर्मूला इज प्रीटी सिंपल, एक पेंसिल कितने की बेची मल्टीप्लाइड बाय कितनी पेंसिल्स बेची। तो एक पेंसिल बेची 10 रुपए की, मल्टीप्लाइड बाय 10 पेंसिल बेची, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, सो माई आंसर इज ₹100। यह है मेरा रेवेन्यू। सो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड बाय अ फर्म बाय सेलिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जो कंपनी ने टोटल पैसा कमाया, सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जो टोटल पैसा कंपनी ने कमाया, दैट इज रेवेन्यू। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, अगर मेरी पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है और मैंने सारी पेंसिल्स बेच के 100 रुपए कमाए हैं, तो क्या मैं ये 100 रुपए घर ले जा सकता हूं? क्या मैं ये 100 रुपए घर ले जा सकता हूं? नहीं, मैंने पेंसिल्स बेच के 100 रुपए कमाए हैं, आई कैन नॉट टेक दिस मनी होम। वाई? बिकॉज ये जो 100 रुपए मेरे पास आए हैं, अभी मुझे इसमें से रेंट देना है, वेजेस देना है, सैलरीज देना है, बिल्स देने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अब इस रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट माइनस करूंगा। यानी अगर सारी पेंसिल्स बेच के 100 रुपए कमाए हैं, माइनस ये जो सारी पेंसिल्स बेची, उसको बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे, तो सारी पेंसिल्स बेच के मैंने कमाए कितने हैं? 100 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो प्रॉफिट के अंदर, सारी पेंसिल्स बेच के मैंने कमाए कितने हैं? 100 रुपए। और जो सारी पेंसिल्स बेची हैं, इनको बनाने के लिए भी तो कुछ पैसे खर्च किए होंगे, सो बनाने के लिए पैसे खर्च किए 80 रुपीज। तो 100 - 80, जो पीछे मेरे पास आंसर बचता है, दैट इज 20 रुपीज इज मेरा प्रॉफिट। ये पैसा मैं घर ले जा सकता हूं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस के पास बच जाता है, जो ओनर घर ले जा सकता है। अब प्रॉफिट निकलता कैसे है? जो टोटल पैसा कमाया इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू माइनस जो टोटल पैसा खर्च किया था, जो डिफरेंस बचा वो ओनर का है। पॉजिटिव बचा तो यू कैन टेक द मनी होम, नेगेटिव बचा तो मतलब लॉस है। अच्छा, अब यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट और है हम लोगों के पास, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट क्या होता है? प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट बेचने का प्रॉफिट। तो अभी मैंने आपको क्या कराया था? पहले प्रॉफिट मतलब सारी पेंसिल्स बेचने का प्रॉफिट। तो सारी पेंसिल्स बेची 100 रुपए में, और सारी पेंसिल्स को बनाने की कॉस्ट थी 80, तो 100 - 80 इज 20, तो 20 रुपए मेरा टोटल प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं, नहीं नहीं सारी पेंसिल नहीं, मुझे देखना है एक पेंसिल के कितना, एक पेंसिल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ। सिंपल, एक पेंसिल कितने की बेच रहे हो? 10 रुपए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, माइनस एक पेंसिल बनाने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए। तो 10 रुपए माइनस 8, जो पीछे अमाउंट बच गई, दैट इज 2 रुपीज, दैट इज माई प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब होता है एक पेंसिल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मैं आपको बार बार पेंसिल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं पेंसिल की फैक्ट्री के ऊपर रख के आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर। तो प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब है एक पेंसिल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, और टोटल प्रॉफिट का मतलब है सारी फैक्ट्री के अंदर जो सारी पेंसिल्स बेची, सारी पेंसिल्स बेचने के बाद क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये था हम लोग के पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा जी, तो अभी तक हमने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक हमारा है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेक इवन। अब जो हमारा मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि भाई ब्रेक इवन क्या है। तो याद रखो, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बिजनेस को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। कैसे, क्यों, समझाता हूं। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल अगेन, वही पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है मेरी। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक पेंसिल खरीदी है 100 रुपए में। मैंने पेंसिल कितनी खरीदी है? 100 रुपए में। तो ये मैंने पेंसिल खरीदी है, तो मेरी जेब से पैसे गए। जो मेरी जेब से पैसे गए वो मेरी कॉस्ट है।
अब मैंने पेंसिल खरीदी 100 रुपए की फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ये पेंसिल 101 में बेचता हूं, मेरी 100 में खरीदी, 101 में बेच दी, क्या है? प्रॉफिट। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं मैंने 100 में खरीदी, मैंने 99 में बेच दी, 99 रुपीज में बेची, तो ये क्या है? लॉस। क्या है? लॉस। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने 100 रुपए में खरीदी और मैंने 150 रुपए में बेच दी, 100 में खरीदी, 150 रुपए में बेच दी, क्या है ये मेरा? ये मेरा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब है जितना पैसा कंपनी ने लगाया था, ब्रेक इवन का मतलब है जितना पैसा कंपनी ने लगाया था, डॉट एग्जैक्टली उतना ही रिकवर कर लिया। अगर आपने ब्रेक इवन से 1 रुपए ऊपर भी कमा लिया, यानी मेरे मेरा ब्रेक इवन था 100 रुपए में, 100 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए में ब्रेक इवन है। अगर मैंने ब्रेक इवन से 1 रुपए ऊपर भी कमा लिया, 1 रुपए ऊपर भी कमा लिया, प्रॉफिट। अगर मैंने ब्रेक इवन से 1 रुपए भी नीचे, यानी 1 रुपए भी कम कमाया, एंड आई एंड अप मेकिंग 1 रुपी लेस देन माई ब्रेक इवन पॉइंट, लॉस। ब्रेक इवन का मतलब है जितना लगाया, डॉट 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 उतना आ गया, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि अगर ब्रेक इवन से 1 रुपए भी ऊपर आप ले लेते हो, कमा लेते हो, यू एंटर इन द जोन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर आप ब्रेक इवन से 1 रुपए भी कम कमाते हो, तो यू एंटर इन टू द जोन ऑफ लॉस। तो लॉस का मतलब जितना लगाया था उससे कम मिला, प्रॉफिट का मतलब जितना लगाया था उससे ज्यादा मिला, और ब्रेक इवन का मतलब है जितना लगाया था, डॉट उतना ही मेरे पास वापस आ गया। दिस इज ब्रेक इवन। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिकली ब्रेक इवन कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो याद रखो हम लोगों के पास दो टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन है। पहला जो हमारे पास ब्रेक इवन का टाइप है वो है ब्रेक इवन इन करेंसी या ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन करेंसी या ब्रेक इवन इन रेवेन्यू बताता है कि कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा, कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने 100 रुपए खर्च किए, मैंने 100 रुपए खर्च किए, कितने पैसे कमाऊंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा? आप बोलोगे सर इजी सी बात है यार, अगर आपने 100 रुपए खर्च किए और अगर आप 100 रुपए कमा लोगे तो आप ब्रेक इवन पे हो। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए खर्च किए और आप एंड यू एंड अप मेकिंग 101 रुपीज प्रॉफिट, आपने 100 रुपए खर्च किए, यू एंड अप मेकिंग 99 रुपीज लॉस। तो ब्रेक, अगर आप 100 रुपए खर्च करने के बाद अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब, सॉरी, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का मतलब है जितना पैसा कमाया है, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का मतलब है जितना पैसा कमाया है, कितने पैसे पे ब्रेक इवन हो रहा है, या फिर कितने पैसे कमा रहे हैं या कितने पैसे कमाने हैं जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाए। तो अगर अब हर किसी का अलग अलग होता है, मेरे बिजनेस ने अगर 100 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए कमा लो, ब्रेक इवन हो गया। तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या करेंसी बताता है हाउ मच दैट यू नीड टू अर्न टू ब्रेक इवन। अच्छा, और ब्रेक इवन इन यूनिट, ब्रेक इवन इन यूनिट बोलता है, बताता है कि कितने यूनिट बेचकर ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन इन यूनिट बताता है कितने यूनिट बेचकर ब्रेक इवन होगा। आई रिपीट, ब्रेक इवन इन यूनिट बताता है कितने यूनिट बेचकर ब्रेक इवन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरा पेंसिल बेचने का बिजनेस है और मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं, मैंने, मेरा पेंसिल बेचने का बिजनेस है एंड आई हैव एंडेड अप स्पेंडिंग 100 रुपीज। अच्छा, और मैं एक पेंसिल भी 100 रुपए में बेचता हूं, तो मैंने पेंसिल का बिजनेस है, मैंने टोटल स्पेंड किए हैं 100 रुपए और मैं एक पेंसिल बेचता हूं 100 रुपए की। तो मैं आपसे पूछता हूं कितनी पेंसिल बेचूंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा? आप बोलोगे सर मैंने खर्च किया है 100 रुपए और 100 रुपए खर्च किया है और एक पेंसिल बेच भी रहा हूं 100 रुपए की, तो इसका मतलब अगर आपने एक पेंसिल बेची तो 100 रुपए आ जाएंगे, और खर्च भी कितने की? 100 रुपए। तो आप एक पेंसिल बेच लें, देयरफॉर आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं अच्छा एक काम करो, मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं और मैं पेंसिल्स बेचता हूं और मैं हर पेंसिल बेचता हूं 50 रुपीज में। 100 रुपए खर्च किए और हर पेंसिल कितने की बेच रहा हूँ? 50 रुपीज में। तो कितनी पेंसिल बेचूंगा तो ब्रेक इवन होगा? आप बोलोगे सर सिंपल,
आप एक पेंसिल बेचोगे तो 50 रुपए आएंगे, दो पेंसिल बेचोगे तो 100 रुपए आएंगे, और अपने खर्च कितने किए? 100 रुपए। तो देयरफॉर आप दो पेंसिल्स बेच दो, ब्रेक इवन आ जाएगा। गुड। मैं आपसे कहता हूं, अच्छा रिवाइज करते एग्जाम्पल को। 100 रुपए खर्च किए और मैं हर पेंसिल बेचता हूँ 20 रुपए में। अब आप बोलोगे सर अच्छा, 100 रुपए खर्च किए और आप हर पेंसिल बेच रहे हैं 20 रुपए में, तो इसका मतलब आप 5 पेंसिल्स बेचेंगे, ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं अच्छा, 100 रुपए खर्च किए, 10 रुपए में एक पेंसिल बेचता हूं, आप बोलोगे सर सिंपल है, तो आप 10 पेंसिल बेचे 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए में ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं कहता हूं अच्छा, 1 रुपए की पेंसिल बेचता हूं, बोलेगे सर सिंपल, 100 रुपए आपने खर्च किया तो आपको 100 रुपए कमाने, आप एक पेंसिल 1 रुपए की बेचते हो, 100 पेंसिल बेचे, 100 रुपए आ जाएंगे और खर्च भी 100 रुपए के थे, बराबर हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। सो ब्रेक इवन इन यूनिट टेल्स मी कितने यूनिट बेचकर ब्रेक इवन होगा, और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू टेल्स मी कि कितनी अमाउंट कमाकर मैं ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रहा हूं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई जितने यूनिट्स पर ब्रेक इवन होगा तो उस वक्त कितने पैसे कमा रहे हो। तो इसका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू और ब्रेक इवन इन करेंसी का फॉर्मूला है ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। और ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये है हमारे पास ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट जहां पर ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। दो कैटेगरीज ऑफ ब्रेक इवन हम पढ़ते हैं, एक को हम पढ़ते हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स, जिसका मतलब होता है कंपनी कितने यूनिट बेचेगी तो ब्रेक इवन होगा, कंपनी कितने यूनिट बेचेगी तो ब्रेक इवन होगा। और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू बताता है कि जब हम ब्रेक इवन टच कर रहे हैं तो कितना पैसा कमा रहे होंगे या कितना पैसा कमा कर हम ब्रेक इवन को टच कर पाएंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है। अब जो है मैं आपको बेसिकली ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ बनता कैसे है। अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू कि ग्राफ बनता कैसे है, मैं आपको पहले सारी कैलकुलेशंस करने के मेथड समझाऊंगा कि कैलकुलेशंस कैसे होती है, बिकॉज जितनी सारी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो आपको ब्रेक इवन का पूरा डायग्राम ही ड्रॉ करने को दे सकता है, मसला नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने क्या देखा है कि एग्जामिनर पूरा डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं देता। एक दो बार उसने दिया है, बट एग्जामिनर क्या करता है इसमें जो एक ब्रेक इवन के अंदर जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना, जो भी मैं आपको कराऊंगा पेपर टू के अंदर, एग्जामिनर वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस पूछ लेता है। तो उन छोटी छोटी कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो है बेसिकली मैं आपको क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि छोटे छोटे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी कैलकुलेशंस आपको जो है वो ब्रेक इवन के चैप्टर में या ब्रेक इवन के टॉपिक के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, सो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी का एग्जांपल है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली 250 यूनिट्स बना रही है। लेट्स से टी शर्ट्स की फैक्ट्री, चलो पेंसिल की फैक्ट्री को ही कंटिन्यू करते हैं, पेंसिल की फैक्ट्री है, पेंसिल बनाती है। इस कंपनी ने मैक्सिमम 250 पेंसिल्स बनाई है, हर पेंसिल को ये बेचती है 300 रुपीज में। तो इस फैक्ट्री पे पेंसिल्स बनती है, 250 पेंसिल्स बनाई है इसने, और मैक्सिमम 250 पेंसिल्स बनाकर बेची, और हर पेंसिल जो है वो 300 रुपीज में बेची है। अभी जो पेंसिल की फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री के अंदर जो टोटल फिक्स कॉस्ट आई है वो है 20,000 रुपीज, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था शुरू में कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में गिवन होती है। फिक्स कॉस्ट गिवन होती है सारे यूनिट्स में, और वेरिएबल कॉस्ट गिवन होती है पर यूनिट के अंदर। जैसे रॉ मटेरियल है तो वो पर यूनिट के हिसाब से है, जैसे कि फिक्स कॉस्ट है तो वो तो रेंट वगैरह है, वो तो सारे यूनिट की कंबाइंड होती है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। अब जो सबसे पहले आपके पास जो कैलकुलेशन है यहां पर, वो है रेवेन्यू की। ठीक है जी। सबसे पहली कैलकुलेशन जो यहां पर आपके पास आ रही है वो आएगी रेवेन्यू की, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ब्रेक इवन ड्रॉ करने को बोला है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ब्रेक इवन ड्रॉ करने को बोला है। तो ब्रेक इवन के अंदर आपको ये देखना होगा कि भाई कितने यूनिट बेचकर ब्रेक इवन हो जाएगा। तो कितने यूनिट बेच के ब्रेक इवन हो जाएगा, तो आपको ये भी देखना है फिर प्रॉफिट कहां पर, लॉस कहां पर, तो सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सबसे पहले रेवेन्यू निकलता है। आपको याद होगा भी कुछ देर पहले मैंने आपको रेवेन्यू का फॉर्मूला भी कराया था। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल पैसे जो कंपनी ने कमाए सारे यूनिट्स बेचकर।
तो कैसे निकलता है? एक यूनिट कितने का बेचा मल्टीप्लाइड बाय कितना बेचा। अच्छा भाई, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक यूनिट बेचा है 300 का, एक यूनिट बेचा है 300 का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने यूनिट बेचे? 250, मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट कितने बेचे? 250। तो इसका आंसर क्या होता है? हम थोड़ा सा, मेरी कैलकुलेशंस वीक है, मैं मोबाइल के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशंस खराब है। 300 इंटू 250। अच्छा जी, सो माय कंपनी जिसकी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसने पेंसिल्स बेचकर टोटल 75,000 अर्न किया है। इस बिजनेस ने टोटल 75,000 रुपीज अर्न किया है। ठीक है जी। टोटल पैसे कैसे निकाले? एक पेंसिल कितने की बेची? 300, मल्टीप्लाइड बाय कितनी पेंसिल बेची? 250, तो टोटल पैसा कितना आया? 75,000 रुपीज। अच्छा, अब टोटल पैसे कितने खर्च किए? अब आपको याद होगा, हमने ऊपर किया भी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, ओ सॉरी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अब जब मैं वेरिएबल कॉस्ट पर आया तो एक चीज मुझे नजर आई। फिक्स कॉस्ट तो मुझे टोटल गिवन है, सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की टोटल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट में जब मैं आता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल के फॉर्म में गिवन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है पर यूनिट के फॉर्म में। अच्छा भाई, वेरिएबल कॉस्ट किस में गिवन है? पर यूनिट के फॉर्म में। अच्छा भाई, तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है? 100। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है? 100 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय कंपनी ने टोटल कितने यूनिट्स बनाए? 250। तो ये हो गया मेरे पास 20,000 प्लस, मैं फिर से अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है। तो ये हो गया 100 इंटू 250, ये हो गया मेरे पास 100 इंटू 250। तो ये हो गया मेरे पास आंसर 25,000। ये हो गया मेरे पास आंसर 25,000। तो मेरी कंपनी में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ? 45,000। मेरी कंपनी में टोटल पैसा कितना खर्च हुआ? 45,000। बात समझ आ रही है आपको? सो पॉइंट ये है कि टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कितने पैसे खर्च हुए। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कितने पैसे खर्च हुए। तो कंपनी दो फॉर्म्स में पैसा खर्च करती है। एक कंपनी खर्च करती है फिक्स कॉस्ट के फॉर्म में, और एक कंपनी खर्च करती है वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब आप अगर देखो तो फिक्स कॉस्ट आपको टोटल गिवन है 20,000 रुपीज, टोटल कितने पैसे खर्च हुए। और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है मुझे वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म पर यूनिट के फॉर्म में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्म में गिवन है। ठीक है जी, तो पर यूनिट 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट कितने? 250। तो एक यूनिट, अगर एक पेंसिल बनाने की फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में एक यूनिट बनाने में लेट से 100 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो कितनी पेंसिल्स बनेंगे? 250। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो यहां पर आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि भाई ब्रेक इवन कैसे निकलता है। अब आपको याद होगा मैंने आपको ब्रेक इवन निकालना तो सिखाया है, आई मीन सिखाया नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला, ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 20,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन तो गिवन नहीं। अब आपको याद होगा ऊपर जब मैं आपको फॉर्मूला करा रहा था मैंने आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का भी फॉर्मूला लिखवाया था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 300 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 100। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 20,000 डिवाइडेड बाय 200। 20,000 डिवाइडेड बाय 200, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 100 यूनिट्स। यानी ये जो पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है
जिसकी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये पेंसिल बेचने की फैक्ट्री 100 यूनिट बेच देगी, यानी 100 पेंसिल्स बेच देगी, तो ब्रेक इवन कर लेगी। अच्छा, अब ब्रेक इवन इन करेंसी का फॉर्मूला, वो भी आपको याद होगा, मैंने आपको भी ऊपर बताया था। ये रहा ब्रेक इवन इन करेंसी का मतलब कितने पैसे कमा रहे हैं ब्रेक इवन पे। अच्छा भाई, तो ब्रेक इवन इन करेंसी का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इसका मतलब जब मेरी कंपनी, जो पेंसिल बनाने की फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये 100 यूनिट बेचती है, तो ब्रेक इवन हो जाता है। तो जब 100 यूनिट बेची तो ब्रेक इवन कर रहा है, तो 100 यूनिट पे पैसे कितने कमा रहे हैं? तो 100 यूनिट जब बेच रही है, तो ये बेसिकली कंपनी जो है वो एक पेंसिल बेच रही है 300, सॉरी, तो इसका आंसर हो गया 30,000। इसका आंसर क्या हो गया? 30,000। यानी जब कंपनी 100 यूनिट बेचती है, तो ब्रेक इवन हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां ना प्रॉफिट है ना लॉस है। 100 यूनिट पे ब्रेक इवन है, 101 यूनिट पर प्रॉफिट, 99 पर लॉस। डॉट 100 यूनिट बेचे तो ब्रेक इवन। लेकिन जब कंपनी 100 यूनिट बेच रही है, उस वक्त पैसे कितने कमा रही है? तो भाई जब कंपनी 100 यूनिट बेच रही है, तो उस वक्त कंपनी कमा रही है, 100 यूनिट को मल्टीप्लाई बाय कर तो कितने का एक यूनिट है? 300 का। तो जब कंपनी 100 यूनिट बेच रही है, तो कंपनी उसको कमा कितना रही है? 30,000। कंपनी कमा कितना रही है? 30,000। तो इस पॉइंट पर कंपनी ने जब 100 यूनिट बेचे तो ब्रेक इवन हो गया, या फिर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब कंपनी ने 100 यूनिट बेची तो कंपनी ने 30,000 कमाए। तो 30,000 कमाकर कंपनी ने ब्रेक इवन कर लिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, आपको भी इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। अच्छा, सबसे पहले याद रखो, ये जो ग्राफ है इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, बट ये जो आपका 250 पे मैंने नीचे लिखा है मैक्स, यानी आपकी लाइन शुड नॉट एक्सीड 250। अब आप पूछोगे सर क्यों? देखो भाई, ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंपनी मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना रही है? 250। मैक्स इसका 250 है ना, तो इसका मतलब मैंने भी जो प्रोडक्शन है उसको 250 पर रखना है, अपनी लाइंस को 250 पर रखना है, 250 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी। अच्छा, नॉर्मली मैंने देखा है बच्चा आज गलती क्या करता है, क्योंकि बच्चा जज्बाती होता है, बच्चा टक 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 लाइनें बनाना शुरू करता है। गलत, कभी भी लाइंस नहीं बनानी। आप सबसे पहले नंबर्स को प्लॉट करो, उसके बाद उसकी लाइंस बनाओ। अच्छा जी, तो मैंने जितनी भी सारी वैल्यूज निकाली हैं, मैं एक एक करके सबको ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, उसके बाद जाकर जो है मैं नंबर्स लाइंस बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या निकाला था? रेवेन्यू। अच्छा, मेरा रेवेन्यू कितना है कंपनी का? कंपनी 250 यूनिट बेच रही है और हर यूनिट 300 का बेच रही है, तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कितना है? 75,000। ये रहा भाई 75,000, बिटवीन द लाइन ऑफ 80 एंड 70। लेकिन ये 75,000 का रेवेन्यू कब है? जब कंपनी 250 यूनिट्स बना रही है। तो ये रहा मेरा पहला डॉट। सो माई रेवेन्यू इज TR। ये मेरा टोटल रेवेन्यू है 75,000। आप देख सकते हो मैंने 80 और 70 के बीच में रखा है डॉट। और कहां रखा है? डॉट 250 के ऊपर। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया था। डॉट 250 के ऊपर, यानी 250 पे डॉट मेरे 75,000 रुपीज कमाए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने निकाला था टोटल कॉस्ट। सारी कितने पैसे कंपनी ने टोटल खर्च किए? 45,000। अच्छा भाई, लेकिन पॉइंट ये कि कंपनी ने 45,000 कब खर्च की? कंपनी ने 45,000 उस वक्त खर्च की जब कंपनी ने टोटल टोटल 250 यूनिट्स बनाए थे। अच्छा भाई, ये रहे 250 यूनिट्स। और जब 250 यूनिट्स बनाए तो कंपनी ने टोटल कितने पैसे खर्च किए? ये रहा भाई 45,000 बिटवीन 40 एंड 50। ये रही मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन। अच्छा, इसके बाद कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट है 20,000। ये रही टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन। अच्छा, अब ब्रेक इवन पे आते हैं। कितने यूनिट पे ब्रेक इवन है? तो पता लगा कंपनी जब 100 यूनिट बेचेगी तो ब्रेक इवन है। कंपनी जब 100 यूनिट बेचेगी तो ब्रेक इवन है। लेकिन जब कंपनी 100 यूनिट बेच रही है तो पैसे कितने कमा रही है? ब्रेक इवन इन रेवेन्यू 30,000। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है।
ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कंपनी 100 यूनिट्स बेच ले और 100 यूनिट्स पे बेच के कंपनी 30,000 कमाएगी, तो यहां पर मेरा आ गया ब्रेक इवन, बीई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सारे डॉट्स लगा दिए हैं। अब मैं एक एक करके लाइन बनाता हूं। सबसे पहली लाइन मैं बनाता हूं फिक्स कॉस्ट। एज यू कैन सी, स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन है, सर स्ट्रेट लाइन क्यों? आप देख सकते हो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, एक एक यूनिट के साथ फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो आप देख सकते हैं जब प्रोडक्शन जीरो थी, जब प्रोडक्शन जीरो थी तब भी फिक्स कॉस्ट 20,000 थी। और जब चलते 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 250 यूनिट्स तक पहुंच गए तो भी 20,000 ही है फिक्स कॉस्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चा लेके बोलता है इट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। नहीं, चेंज होती है वक्त के साथ साथ, तो इसीलिए हम लिखते हैं इट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ब्रेक इवन की टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की लाइंस को बनाना है। अच्छा जी, अब अगर आप देखो, मैं सबसे पहले जो है वो टोटल कॉस्ट की लाइन बनाने जा रहा हूं। ये रही मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन। अच्छा, आई एम सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन चलो खैर। अब एक क्वेश्चन बच्चा पूछता है, सर ये टोटल कॉस्ट की लाइन 20,000 से क्यों शुरू हुई? अब आपके दिमाग में एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग सवाल आना चाहिए, और यही सवाल आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा कि भाई ये टोटल कॉस्ट की लाइन फिक्स कॉस्ट से क्यों शुरू हो रही है। जरा याद रखो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा भाई, जब कंपनी नई नई शुरू हुई तो प्रोडक्शन क्या थी? जीरो। जब कंपनी नई नई शुरू हुई, कोई भी कंपनी जब नई नई शुरू होती है तो शुरू में क्या प्रोडक्शन होती है? जीरो। शुरू में तो काम ही नहीं हो रहा होता। तो हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड है। प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट लगेगी, नहीं होगी तो नहीं लगेगी। ज्यादा प्रोडक्शन होगी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन होगी कम वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। तो शुरू शुरू में जब नई नई कंपनीज खुलती हैं, सबकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुई। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आप देख सकते हो, प्रोडक्शन हो या नहीं हो वो अपनी जगह है ही है। 20,000 वो तो कभी जीरो होती ही नहीं। इसका मतलब, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज अ सम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जब नया नया काम शुरू होता है, शुरू में जब प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो फिक्स कॉस्ट अपनी जगह लगती ही रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है, वो जीरो नहीं होती। और वेरिएबल कॉस्ट शुरू में जब काम नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती जाएगी, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी। सो इस वजह से टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ऐसा भी होता है एग्जामिनर ने आपको कैलकुलेशन दी और फिक्स कॉस्ट दी नहीं, अब पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट बताओ। अब बच्चा बोलेगा यार सर एग्जामिनर ने तो फिक्स कॉस्ट दी नहीं। तो बेवकूफ आदमी, सर ने तो बताया था ना फिक्स कॉस्ट की लाइन ना गिवन हो तो क्या हुआ? टोटल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं भी दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ फिक्स कॉस्ट की लाइन मिटा देता हूँ और आपसे पूछता हूँ फिक्स कॉस्ट क्या है, तो आप ये मत बोलना कि सर आपने गिवन नहीं है। भाई गिवन नहीं है तो क्या हुआ? टोटल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। तो जिस पॉइंट से टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को फिक्स कॉस्ट मार्क कर लो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की लाइन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट बिकॉज टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो शुरू शुरू में जब कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो प्रोडक्शन की वजह से जीरो होती है, क्योंकि नया नया काम शुरू है, प्रोडक्शन तो है नहीं, वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। और फिक्स कॉस्ट तो जीरो होती ही नहीं है, तो वो ऐड होती है, तो इसी वजह से टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती। अच्छा जी, अब हम रेवेन्यू मार्क करते हैं। ये आ गया मेरा रेवेन्यू। अच्छा, अब मैं आपको दोनों पॉइंट्स की मार्किंग बताता हूं। अब अगर मैं थोड़ा सा ग्रीन पे आऊं, ये वाला सारा जो एरिया है, ये वाला सारा रीजन, ये लॉस रीजन है। क्या है? लॉस रीजन। और ये वाला सारा एरिया जो है, ये है प्रॉफिट रीजन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चल रहा है लॉस रीजन है या प्रॉफिट रीजन है? देखो भाई, मैंने क्या बताया था, ब्रेक इवन 100 यूनिट्स पर है। अगर आपने 100 से 1 यूनिट भी ज्यादा बेचा प्रॉफिट, 100 से 1 यूनिट कम भी बेचा तो लॉस। तो अगर आप ये सारे एरिया को देखो, ये सारा ब्रेक इवन से पहले का एरिया है। तो ब्रेक इवन से पीछे जितना भी एरिया होता है वो लॉस का एरिया होता है। और अगर आप लाइंस को भी देखो यहां पर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो लॉस वाला एरिया है उसके अंदर रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसे आ रहे हैं, कॉस्ट का मतलब होता है जो पैसे जा रहे हैं।
तो अगर आप दोनों लाइंस को भी फोकस करो तो कॉस्ट की लाइन ऊपर है यानी पैसा जा ज्यादा रहा है, और रेवेन्यू की लाइन नीचे यानी आ कम रहा है, तो लॉस है। और ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट से तो आपको पता ही है, 100 पर ब्रेक इवन है, तो 100 से पहले जितना एरिया है लॉस, अच्छा 100 के बाद जितना एरिया है प्रॉफिट। और अगर आप लाइंस को देखो तो आपको नजर भी आ रहा होगा, रेवेन्यू का मतलब पैसा आ रहा है, कॉस्ट का मतलब पैसा जा रहा है। तो रेवेन्यू की लाइन ऊपर है यानी आ ज्यादा रहा है, कॉस्ट की लाइन नीचे यानी जा कम रहा है। तो अगर आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा ज्यादा है, जा रहा कम है, तो प्रॉफिट। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अगर मैं आप मार्क करूं तो ये सारा एरिया डेंजर एरिया है, और ये सारा एरिया, सॉरी, ये सारा एरिया 250 तक, सारा एरिया सेफ्टी एरिया, यानी 100 पर ब्रेक इवन हो गया, अब टेंशन खत्म। अब 100 के बाद जितने भी एरिया, जितने भी यूनिट्स बिकेंगे प्रॉफिट है। तो 100 के बाद का जितना एरिया है वो सारा का सारा प्रॉफिट एरिया है, सेफ्टी एरिया। अच्छा, एग्जामिनर आपको बोलता भी है कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी एरिया कैलकुलेट करके दो, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है सेफ्टी एरिया कैलकुलेट करने का। तो आप बोलोगे 100 के बाद का जितना एरिया है, 100 से लेके 150 250 तक, सॉरी, 100 से लेके 250 तक जितना भी एरिया है, सारा का सारा एरिया सेफ्टी एरिया, सारा का सारा सेफ्टी एरिया है। तो उसको आप कैलकुलेट करके दे सकते हो। ब्रेक इवन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, ब्रेक इवन कितना था 100, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी 250, तो ब्रेक इवन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ब्रेक इवन से लेके एक्चुअल प्रोडक्शन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो सारी की सारी सेफ्टी एरिया वाली एरिया। अच्छा, कुछ एग्जामिनर्स, कुछ लोग कहते हैं उसको उल्टा करो, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस ब्रेक इवन करो, यानी 250 माइनस 100। ठीक है, अगर आप 250 माइनस 100 करते हो तो आंसर आता है 150। 150 जो है वो आपका सेफ्टी मार्जिन एरिया है। लेकिन कुछ को कहते हैं नहीं, उल्टा करो, 100 माइनस 250 करो, तो इसका आंसर आएगा 150, लेकिन नेगेटिव में, माइनस 150। ये सेफ्टी मार्जिन एरिया है। अब आप कैलकुलेशन कोई भी करो, पॉइंट ये है कि 100 के से लेके 250 तक का जो पूरा एरिया है दैट इज सेफ्टी एरिया, और वो सारा 250 तक सारा का सारा जो एरिया है वो है सेफ्टी मार्जिन एरिया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी कर लेते हैं बिफोर वी एंड द क्लास। अब एग्जामिनर सबसे पहले आपको ब्रेक इवन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है। तो डिसएडवांटेज तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई, पहला डिसएडवांटेज कि ब्रेक इवन बनाना इतना आसान नहीं है, बैठना, कैलकुलेशंस करना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, ये जो ब्रेक इवन होता है ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है कि आने वाले दिनों में इतनी फिक्स कॉस्ट होगी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी, इतने की मैं प्राइस पे प्रोडक्ट बेच लूंगा, तो मैं ऐसे कर लूंगा, तो मैं ऐसे कर लूंगा, तो ये होगा वो होगा, तो 100 यूनिट पे ब्रेक इवन होगा, ये अजम्पशन है। सो ब्रेक इवन इज प्योरली बेस्ड ऑन assumptions. नाउ क्विकली टू द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के बेनिफिट्स क्या है अब आप देख सकते हो। ब्रेक इवन का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब आप ब्रेक इवन लगाते हो तो आप सेफ्टी मार्जिन निकाल सकते हो। कोई भी बिजनेस अगर ब्रेक इवन कैलकुलेट करता है तो अपने सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेट कर सकता है कि भाई कि मैं कब सेफ हूं और मैं कब सेफ नहीं हूं। एक, दूसरा, जिस बिजनेस को अपनी ब्रेक इवन पता चल जाती है वो उस ब्रेक इवन को देख के अपने लिए राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता लग गया मेरा शर्ट बेचने का बिजनेस है और 100 यूनिट पे ब्रेक इवन है, तो मैं 100 यूनिट देख के प्राइस रखूंगा कि अच्छा कितनी प्राइस रखूं कि 100 यूनिट बिक जाए। और अगर मुझे पता लगता नहीं है मेरा ब्रेक इवन 100 की जगह 1000 यूनिट पर है, तो मैं 1000 यूनिट को देख के प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखूंगा। सो द पॉइंट इज, जिस बिजनेस के बाद ब्रेक इवन होता है वो उस ब्रेक इवन को देखकर सोचकर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखता है। अच्छा, इसके अलावा फाइनली दो और एडवांटेज हम कहते हैं बिफोर वी एंड द क्लास। किसी भी बैंक के पास आप जाओगे, चलो बैंक छोड़ा, किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे, आप मेरे पास आते हो, सर मैं बिजनेस खोलने जा रही हूं या बिजनेस खोलने जा रहा हूं, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, मैं पहला सवाल पता है क्या पूछूंगा, कितने यूनिट बेच के ब्रेक इवन होगा। अब आप लोग यार सर ये तो नहीं पता कितने यूनिट बेच के ब्रेक इवन होगा, मैं बोलूंगा जब आपको यही नहीं पता कि आपका ब्रेक इवन कब है, आपको अपने बिजनेस की सेफ्टी और आपको अपने बिजनेस के जो है वो डेंजर रीजन्स का नहीं पता, तो आप क्या खाक बिजनेस करोगे। तो कोई भी बिजनेसमैन या बैंक, स्पेशली इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस के अंदर ब्रेक इवन देखे बगैर पैसा नहीं लगाते। एंड देन फाइनली, जब आपको ये पता होगा कि मैं मेरा ब्रेक इवन कब है, लेट सपोज अगर ये मैंने आपको एग्जांपल दी 100 पेंसिल्स पे ब्रेक इवन है, तो मुझे पता है 100 पेंसिल से पहले डेंजर है, 100 के बाद प्रॉफिट है, तो मेरे लिए इस नंबर को देख के फ्यूचर प्लानिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये है हम लोगों के पास ब्रेक इवन के एडवांटेजेस।